बहुत शानदार मूड है और मुझे लग रहा है कि दिल्ली एक निर्णायक जनादेश देने जा रहा है एक बार फिर से, 7 सीटें मोदी को। कन्हैया कुमार से चैलेंज मिलेगा ही नहीं, कन्हैया कुमार तो हमको एक्स्ट्रा वोट दिलवा के जाएंगे। लेकिन एक गंभीर बात है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ने आती कांग्रेस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, हिसाब किताब करके वापस भेजेंगे। कैसा हिसाब किताब होने वाला है कपिल मिश्रा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। देखिए, आप ये बताइए ना कि अगर आप हमारे जख्म पे नमक छिड़क रहे हो कन्हैया कुमार को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार कर। लेकिन इस देश ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, और हम लोग तो केवल मुद्दों पर ही चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर तो मुद्दा ही नहीं बनता। अगर विपक्ष ने राम मंदिर का बायकॉट नहीं किया होता, आप भी चले जाते रामलला के सामने हाथ जोड़ने, तो राम मंदिर मुद्दा कैसे बनता। गरीबी हटाओ की बात इंदिरा गांधी बोलती थी, लेकिन गरीबी हटाने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे बगल में बैठे हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं, बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा जी। चुनावों की व्यस्तताओं के दौर पर हमने इनको किसी सभा में जा रहे थे और बीच गाड़ी में यहीं रोका है, तो कुछ चंद सवाल इलेक्शन से रिलेटेड इनसे कपिल जी से करेंगे। कपिल जी, पहला सवाल मेरा ये कि अभी आप रोड शो करके आ रहे हैं, लोगों से मिलते रह रहे हैं लगातार। अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं दिल्ली में इलेक्शन के। कैसा मूड नजर आ रहा है अभी आपको? बहुत शानदार मूड है और मुझे लग रहा है कि दिल्ली एक निर्णायक जनादेश देने जा रहा है एक बार फिर से, 7 सीटें मोदी को। और अभी हम लोग जहाँ थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मनोज तिवारी जी, मुझे लगता है कि दिल्ली की सबसे बड़ी जीत हम उत्तर पूर्वी दिल्ली से रिकॉर्ड करेंगे इस बार। बहुत उत्साह है लोगों में, सरकार का काम भी है, और खास तौर पे सामने जिस प्रकार का अवसरवादी गठबंधन है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो नीतियाँ हैं, उससे जनता त्रस्त आ चुकी है। जनता को हजम नहीं हो रहा इस प्रकार का चोरों का गठबंधन। तो एक उनके खिलाफ भी एक जनादेश होने जा रहा है, और मोदी जी के लिए तो जनादेश निश्चित तौर पर एक प्रचंड बहुमत होने जा रहा है, और दिल्ली उसमें 7 कमल के फूल मोदी जी को देगी 4 जून को। जी, इस बार मनोज तिवारी जी के सामने कन्हैया कुमार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। काफी विरोध भी हमने देखने को मिला कांग्रेस के अंदर। पार्टी के तमाम लीडर्स ने ये कहा कि आप बाहर से प्रत्याशी लाते हो, और खुद मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कन्हैया कुमार जो कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे कि हमारी तैयारी तो कहीं और से थी। उनका कहीं ना कहीं अंदर ये भी है। तो आपको चैलेंज किस तरह का मिल रहा है कन्हैया कुमार से? नहीं, कन्हैया कुमार से चैलेंज मिलेगा ही नहीं, कन्हैया कुमार तो हमको एक्स्ट्रा वोट दिलवा के जाएंगे। लेकिन एक गंभीर बात है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ने आती कांग्रेस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष ही छोड़ के जाने पड़े, भीषम शर्मा जी, नसीब सिंह जी, राजकुमार चौहान जी। तो कांग्रेस में जो भी कुछ बचे कुचे कुछ चेहरे थे वो भी चले गए। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा ये जो इलाका है उत्तर पूर्वी दिल्ली, इसने दिल्ली दंगों को झेला है। कांग्रेस ने उमर खालिद के दोस्त को, उमर खालिद दंगों के कारण ही जेल में बंद है, उमर खालिद के दोस्त को ही यहाँ से टिकट देकर ये हमारे हिंदुओं के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के और दिल्ली के हिंदुओं के घावों पे नमक छिड़का है। तो इसका तो हम सूद समेत हिसाब देंगे, सूद समेत हिसाब देंगे इस चीज़ का हम लोग। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये पाप नहीं करना चाहिए था। आप यहाँ चुनाव कुछ भी लड़ते, लेकिन आप उमर खालिद के दोस्त को यहाँ पे अगर मैदान में उतारोगे, तो इसका मतलब आप, जो हमने अपने लोगों को खोया, अंकित शर्मा को खोया, दिलबर नेगी को खोया, दिनेश खटीक को खोया, ऐसे ना जाने कितने भाइयों को, बहनों को खो दिया हमने। इसके बाद हमने जलती हुई अपनी दिल्ली देखी। आप उन्हीं लोगों को यहाँ चुनाव लड़ाना चाहते हो? वो तो आरोप लगाते हैं कि जलती हुई दिल्ली में तो कपिल मिश्रा भी शामिल थे। तो आरोप की बात नहीं है ना, आप तो चार्जशीटेड है ना, क्रिमिनल्स, सबूत हैं कोर्ट में, चार्जशीटेड है। आरोप प्रत्यारोप की तो बात से ऊपर उठ गया ना मामला। क्रिमिनल चार्जशीटेड है, उनके ऊपर केस चल रहा है, यूएपीए दर्ज है, जेल में बंद है, गवाह है, व्हाट्सएप चैट है। जलाने वाले कौन थे, मारने वाले कौन थे? आप उन्हीं लोगों में से एक को उठा के यहाँ पे चुनाव लड़ाओगे? तो आपने लड़ा तो दिया है, लेकिन हम इसका पूरा हिसाब किताब करके वापस भेजेंगे। कैसा हिसाब किताब होने वाला है कपिल मिश्रा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। देखिए, आप ये बताइए ना कि अगर आप हमारे जख्म पे नमक छिड़क रहे हो कन्हैया कुमार को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार कर, तो और आपको क्या लगता है कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के और दिल्ली के बाकी दिल्ली के मतदाता ये चीज़ देख नहीं रहे हैं? आपने जानबूझ के यहाँ पर भेजा है। आप यहाँ पे याद दिलाना चाहते हो कि हमने तुम्हारे घरों में आग लगाई थी, हमने तुम्हारे रास्ते बंद किए थे, आप हमें ये दोबारा याद दिलाना चाहते हो। तो हम भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं। और मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार जी का चुनाव के परिणाम के बाद जो परिणाम आएगा ना, वो परिणाम देखकर कन्हैया कुमार जी को दोबारा जीवन में नॉमिनेशन फॉर्म भरते हुए भी हाथ कांपेंगे। एक तरफा विजय मनोज तिवारी जी की उत्तर पूर्वी दिल्ली से होगी। इसके अलावा कौन कौन से वो मुद्दे हैं, मैं खास तौर से दिल्ली की पहले बात कर लूं।
कि एक तो जिस लोकसभा सीट की आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा वो लोकसभा, और वहाँ पर ग्रामीण इलाका, बॉर्डर इलाका, यमुना, इस सब का बेंच मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अभी भी वहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा कपिल जी गुंजाइश है। वहाँ पे भी सड़कें, क्योंकि हमने देखा है कि लोग डिमांड कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पुस्ता 3 के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे अंदर की सड़कें नहीं बनी, सोनिया विहार के लोग कह रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए डेफ़िनेटली जमुना पार जो है, ये दिल्ली का वो इलाका है जिसको कहीं न कहीं विकास की दौड़ में शुरू में अनदेखा किया गया। आज जब मनोज तिवारी जी सांसद बने, आज हमारे यहाँ पे मेट्रो अब आ रही है। यमुना विहार, भजनपुरा, वजीराबाद, अब हमें मेट्रो मिल रही है। अब वहाँ पे मेट्रो डबल डेकर रोड जो है ये बन रहा है। हाईवे जो ऋषिकेश को जा रहा है, वो हाईवे अब हमारे यहाँ से जा रहा है। सिग्नेचर ब्रिज का काम अभी कुछ ही वर्ष पहले पूरा हुआ है। तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के बाकी इलाकों में बहुत पहले आ गया था, वो अब जाके जमुना पार में उत्तर पूर्वी दिल्ली में आया है। तो ये एक डेफ़िनेटली बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यमुना की सफाई भी एक मुद्दा है। इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल, अब केंद्रीय विद्यालय अब हमें मिला मनोज तिवारी जी के कार्यकाल के दौरान। उससे पहले हमें केंद्रीय विद्यालय भी नहीं था हमारे पास। तो इस तरह की बेसिक चीज़ों के लिए कहीं न कहीं, और ये एशिया के सबसे घने आबादी वाले इलाकों में से एक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो इस प्रकार के बेसिक मुद्दे हमारे यहाँ डेफ़िनेटली हैं, और इसी कारण लोगों के मन में, जब भी आप लोगों से मिलेंगे, लोगों के मन में कोई ना कोई और भी काम हो, इसकी आकांक्षा रहेगी। लेकिन लोगों ने ये देखा है कि एक समय तो ऐसा था जब राज्य में भी कांग्रेस सरकार थी और सांसद भी कांग्रेस के थे, तब भी हमारे को अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि शीला दीक्षित के यहाँ के सांसद से लड़ाई होती थी। उनकी आपस की कुछ ना कुछ इक्वेशन खराब होती थी। फिर एक बार तो शीला दीक्षित के बेटे खुद भी यहाँ पे आए, तब भी कोई काम नहीं। तो कांग्रेस की उन सब चीज़ों को लोगों को ध्यान है कि जब जब कांग्रेस यहाँ पे आई, तब उन्होंने ये जमुना पार छोड़ दिया। तो अब मनोज तिवारी जी ने एक ट्रैक पे लेके आए हैं विकास को, और हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में हम बाकी दिल्ली के साथ मैच कर जाएंगे। विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि महंगाई पर बात नहीं करते आप लोग, बेरोजगारी पर आप लोग बात नहीं करते, आप लोग किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात नहीं करते, लेकिन आप लोग 3 चीज़ों की बात करते हैं। आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप राम मंदिर को बीच में ले आते हैं, आप लोगों के पास इसके सिवा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, विपक्ष की बेरोजगारी, ये तो हमारा मुद्दा नहीं हो सकती। विपक्ष बेरोजगार हुआ है, लेकिन इस देश ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, और हम लोग तो केवल मुद्दों पे ही चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर तो मुद्दा ही नहीं बनता। अगर विपक्ष ने राम मंदिर का बायकॉट नहीं किया होता, आप भी चले जाते रामलला के सामने हाथ जोड़ने, तो राम मंदिर मुद्दा कैसे बनता? आपने तो ऐसे ऐसे बॉयकॉट किया जैसे आपको कोई एलर्जी हो रामलला से, राम मंदिर से। क्यों नहीं गए? वो चले जगह जाते तो मेरी बात पूरी सुनिएगा, चले जाते तो मुद्दा नहीं बनता। जहाँ तक विकास की बात है, तो नल से जल के ऊपर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, उज्ज्वला कनेक्शन के ऊपर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, आयुष्मान के ऊपर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, जनधन के खातों के ऊपर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, राशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, हाईवे का जो जाल इस देश ने अब देखा है उसके ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं, एयरपोर्ट जो 74 से बढ़ के 149 हो गए उसके ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं, आईआईटीज बढ़ गए, आईआईएम्स बढ़ गए, जीडीपी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। हम तो इन्हीं मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। ये राम मंदिर को या इसको, इसके इससे इनके पेट में दर्द होके ये इसको मुद्दा बनाते हैं। हमारे तो पूरे के पूरे एक्शन प्लान का एक एक हिस्सा है ये। और सांस्कृतिक चेतना, ये डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहेगा। इससे अगर किसी को एलर्जी है, किसी के पेट में दर्द होता है, तो हम कहते हैं आपके पेट में मरोड़ें उठनी चाहिए, दर्द क्यों हो रहा है? तो हम उससे दूर नहीं हटेंगे। लेकिन इस देश में पहली बार डिलीवर डेवलपमेंट में डिलीवर करके देने वाली सरकार आई है, और प्रधानमंत्री जी के हर भाषण में केवल विकास का ही, और भाजपा के भी किसी भी आप मंच पे जाएंगे तो 90% हम लोगों ने क्या डिलीवर किया है। और 2047 विकसित भारत, ये मैनिफेस्टो, ये विजन लेके हम लोग चुनाव के मैदान में उठ रहे हैं। किसी और पार्टी के पास तो ऐसा कोई 1 साल का 2 साल का भी विजन प्लान नहीं है। तो विपक्ष की ये बात अपने आप में खोखली बात है। उनके पास आज तक उन्होंने कोई प्लान बताया क्या? उन्होंने 25 गारंटी दी है देश को। जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो दूसरों को गारंटी दे रहे हैं। किस चीज़ की गारंटी है उनकी? जब आपके पास 70 साल सरकार थी, तब आपने कौन-सी गारंटी को पूरा किया है? देखिए, स्वच्छता के बारे में भाषण दिया नेहरू ने, डिलीवर किया मोदी ने। शौचालय बनने चाहिए, ये नेहरू बोलते थे 50 साल पहले, 60 साल पहले, लेकिन किया किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। गरीबी हटाओ की बात इंदिरा गांधी बोलती थी, लेकिन गरीबी हटाने, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। डिजिटल हो, आईटी हो, इसके भाषण राजीव गांधी देते थे, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी दुनिया की नंबर 1 बनाने का काम, डिजिटल ट्रांजैक्शन हाईएस्ट करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो मैं तो ये कहता हूँ, आप मुद्दों पे बात कर लीजिए ना, तराजू पे तोल लीजिए विकास के। और 70 साल के, और केवल भारत नहीं, दुनिया की किसी भी हुई चुनी हुई सरकार के कार्यकाल की तुलना आप प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल से कर लीजिए। मोदी जी का पड़ला भारी है। विपक्ष कह रहा है कि 4 चरण हो चुके हैं।
और अब मोदी जी को भी समझ में आ गया, उनकी हताशा साफ झलक रही, क्योंकि अब बात शुरुआत में तो विकास से शुरू हुई थी, फिर बाद में मंगलसूत्र पर आ गई, फिर मुसलमान पर आ गई, अब पाकिस्तान पर आ गई। तो मतलब 5वें चरण, चौथे चरण तक लग रहा है कि बीजेपी बैकफुट पे चली गई है पूरी तरह से। नहीं, नहीं, देखिए, बात ये क्यों आई? हम तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे ना। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखा? क्यों लिखा? प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन लिखने का मतलब ही था कि आप एक जहर, एक बंटवारे की राजनीति इस देश में उसकी उसको कहीं न कहीं बो रहे थे, उसका पौधा लगा रहे थे। कुछ खास बस्तियों में जाके आप अपना घोषणा पत्र दिखा रहे थे कि हम ये करेंगे, और बाकी देश में आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने आप ही का घोषणा पत्र देश के सामने रख दिया, तो आपको मिर्च लग गई। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आप ही के घोषणा पत्र की बात की ना, आपको तो उस पर डिबेट के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए था। अब आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बात ही क्यों की? लिखा तो आपने था अपने घोषणा पत्र में। आप उसको छुपा के रखना चाहते थे, कुछ लोगों को दिखाना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिखा दिया। ये चर्चा नहीं आती अगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इतनी जहरीली बात लिखी नहीं होती। आरक्षण को ट्रांसफर करने की जो बात है, खाली लिखी नहीं है, किया। वेस्ट बंगाल में और कर्नाटक में, दोनों में आपने ओबीसी में मुस्लिम कास्ट को जोड़ा, और कितना जोड़ा कि वेस्ट बंगाल में ममता जी की खुद सरकार बनने से पहले जहां 54 हिंदू जातियां होती थी और 2 मुस्लिम जातियां होती थी, आज 108 मुस्लिम जातियां हैं ओबीसी में, और उसके अलावा केवल 54 से बढ़ाकर 61 या 62 हिंदू जातियां हुई हैं, और नौकरियां 100% ओबीसी की आप एक ही धर्म के लोगों को दे रहे हैं। तो इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और इसमें प्रधानमंत्री जी ने तो ये मुद्दा शुरू नहीं किया। आपके घोषणा पत्र में नहीं होता तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। अब आप अपने घोषणा पत्र पे ही चर्चा होने से बचना चाह रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं हम तो पीएम मोदी समय मांगते रह गए, उन्होंने हमको दिया नहीं, ताकि हम अपना घोषणा पत्र उनको बैठ के समझा पाते। वो हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र समझ ही नहीं पाए, हम उसमें कहना क्या चाहते हैं। नहीं, देखिए, खड़गे साहब को सोनिया गांधी टाइम नहीं दे रही। वो तो उनकी जो स्थिति है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पे, प्रधानमंत्री जी ने तो एक सार्वजनिक चर्चा शुरू की है ना उनके घोषणा पत्र पे। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? प्रधानमंत्री जी इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? इस बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? वो इस बारे में राहुल गांधी आके बताएं, प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूशन दुनिया के कौन कौन से देशों में हुआ और उसके परिणाम क्या हुए, इसके बारे में बताएंगे वो देश देश को। ये किसका किसका ओरिजिनल आइडिया है प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे इसको किया गया, और उसके उसके परिणाम क्या निकले? आप कोई भी एक जहरीला विचार इस देश में रोक देना चाहते हो, और होने दिया जाएगा क्या? तो इसके बारे में सार्वजनिक संवाद, प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक मंचों से बोला ना, तो सार्वजनिक संवाद की शुरुआत की है, कांग्रेस इसका जवाब दे। अब और इतना ही तो बोला, इतने ही एक ही सवाल पूछा ना मोदी जी ने कि कांग्रेस पार्टी मीडिया के सामने कैमरे पे आके ये बात बोल दे कि हिंदू समाज की संपत्ति मुस्लिम समाज को नहीं दी जाएगी, या दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। ये 2 लाइन बोल दे, डिबेट खत्म हो जाएगा। क्या कांग्रेस का कोई नेता बोल पा रहा है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। आज कांग्रेस बोल दे, आज डिबेट खत्म हो जाएगा। मीडिया के सामने आपके कैमरे पे आके बोल दे कोई कांग्रेसी, नहीं दिया जाएगा मुसलमानों को आरक्षण। लेकिन अगर वो नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब उनके मन में कोई खोट है, और उस खोट को प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। कपिल जी, 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने, ये मैजिकल फिगर से बहुत ज्यादा है। तो जनता और विपक्ष खास तौर से कह रहा है कि 400 पार आपको क्यों चाहिए? क्या संविधान बदलना चाहते हैं आप लोग? नहीं, लेकिन क्यों चाहिए का क्या मतलब है? कह रहे सरकार तो आपकी कम में भी बन रही है हाँ, ना। तो जनता दे रही है ना, हम जनता से जनादेश मांग रहे हैं, और जनता 400 पार दे रही है। 4 जून को आप और हम दोबारा मिलेंगे। 400 पार इस बार आंकड़ा दे रही है, क्योंकि पहली बार जनता को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, परिवार की आकांक्षाओं को भी और राष्ट्र की आकांक्षाओं को भी पूरा करने वाला नेतृत्व मिला है। तो 400 पार दे रही है जनता, और ये उस जनादेश की इको है, उसकी गूंज है इस नारे में जो सुनाई देती है। लेकिन जो पार्टियां एक सिंगल डिजिट में सिमट चुकी हैं और डबल डिजिट से इस बार सिंगल डिजिट में जाने वाली हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा नारा, ये तो किसी किसी राजनीतिक अभियान का नारा क्यों है विजय का? इस प्रकार का सवाल उठाना कितनी हास्यास्पद सी बात है। भव्य विजय का नारा भी है, भव्य विजय का मिशन भी है, भव्य विजय का लक्ष्य है, और हम उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं 4 जून को। हम इनसे 4 जून को मिलेंगे, और हो सकता है उससे पहले भी 25 मई को जब दिल्ली के अंदर वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद भी हम एक बार आपसे समय लेंगे, बिल्कुल बात करेंगे कि जिस तरह आप लोगों ने पूरी मेहनत की, क्या उसी के अकॉर्डिंग आज वोट भी कास्ट हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी से मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नए राजनेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।